तो ठीक है, हम लोग फिर अगेन इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पर्पस है हमारा एक्चुअली इंटेलिजेंस टेस्ट को समझना है, ठीक है ना। हम इंटेलिजेंस को कैसे एसेस करते हैं, ये हमारा मुख्य पर्पस है क्लिनिकल साइकोलॉजी में समझने के लिए। लेकिन उस इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप कैसे हुआ उसको जानने के लिए हमको इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज को समझना जरूरी है, बिकॉज बेस्ड ऑन थ्योरी ही वो सारे टेस्ट डेवलप किए गए। इसी कारण से हम लोग जो है वो कुछ थ्योरीज जो है इंटेलिजेंस का यहाँ पर चर्चा बहुत बृहद चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मुख्य मुख्य थ्योरी है जिसके जो इंटेलिजेंस टेस्ट को बनने में या बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन है, उन सारे थ्योरीज का हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बताया था चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी। गाल्टन का समझ में आ गया, हमने गाल्टन का सबसे पहले चर्चा किया था। तो गाल्टन ने शुरुआत की इसकी, फिर आगे फिर कैसे कैसे एडवांस हुआ है इंटेलिजेंस की थ्योरी में, क्या क्या ऐड हुआ और कैसे डेवलप हुए हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन आगे बाकी साइकोलॉजिस्टों का कंट्रीब्यूशन जो है हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग देखा इसमें चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको, तो बताइए क्या बताया था। टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। टू फैक्टर क्योंकि एक जी फैक्टर और एस फैक्टर। हाँ, इन्होंने दो फैक्टर बताया इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट करता है, और वो है जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है ना। जी फैक्टर क्या है, क्या बताए थे जी फैक्टर। जी फैक्टर सर जो सभी में होता है, जो सब में इंटेलिजेंस जो होता है, जो सब में रहता है, उस वो जी फैक्टर को मतलब हाँ, सारे मेंटल एबिलिटी, जो भी मेंटल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं या जो भी मेंटल एबिलिटीज के लिए हम कर रहे हैं, तो उन सारों में जो कॉमन है वो है क्या, जी फैक्टर, ठीक है ना। तो यह आदमी का ओवरऑल मेंटल एबिलिटीज को या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जी फैक्टर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो निष्कर्ष पर निकाले थे, इसके लिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। इसको जनक भी माना जाता है, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी जो है इसके जनक भी स्पीयरमैन माने जाते हैं। तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का सहारा लिया, यह स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, और इस टेक्निक का यूज करते हुए उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट आया, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर है, एक जी फैक्टर है और एस फैक्टर है। जी फैक्टर बोला उन्होंने ओवरऑल ग्लोबल इसका एक ओवरऑल इंटेलिजेंस है व्यक्ति का, उसको जी फैक्टर बोला। और स्पेसिफिक फैक्टर जो है किसी विशेष एरिया में जो व्यक्ति की योग्यता होती है, उसको हम लोग एस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जी फैक्टर जो है, देखिए इन्होंने ये जो बताए थे, ये उनका वो टू फैक्टर थ्योरी का, हाँ, चार्ल्स स्पेयरमैन का था। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मेंटल एबिलिटीज के बारे में यहाँ दिखाया गया है। मैकेनिकल एबिलिटीज है, स्पेशियल एबिलिटीज है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, वर्बल एबिलिटीज है, और इन सारों में एक फैक्टर है जो कॉमन है, दिखाई दे रहा है ना, ये जो जी है इन सारों में कॉमन है। हाँ, तो ये जो जी फैक्टर है इसी को उन्होंने जी फैक्टर बोला, और इन्होंने इसी को ज्यादा विशेष जो इस पर ज्यादा बल दिया और बताया कि व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस जो है ये जी फैक्टर ही डिसाइड करती है, ठीक है। इंटेलिजेंसिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो व्यक्ति का क्या है, जी फैक्टर, ठीक है ना। तो जी फैक्टर यहाँ मतलब कि उसके कॉमन सेंस कहिए, लॉजिकल आदमी का कितना लॉजिकल थिंकिंग या उसके कॉमन सेंस, ये जो जी फैक्टर है ये सभी प्रकार के टास्क में अवेलेबल है, ठीक है ना। कोई भी आप टास्क कर रहे हैं तो वहां पर जी फैक्टर अवेलेबल है। तो इस कारण से उन्होंने ये देखा कि डिफरेंट टास्क को अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति किसी एक टास्क में एक्सेल करता है तो वो अदर अन्य टास्क में भी एक्सेल कर रहा है, और किसी एक टास्क में पुअर परफॉर्म कर रहा है तो अनदर टास्क में भी पुअर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी मेंटल एनर्जी चाहिए जो इन सारे पर लागू हो रही है, यानी इन सारे में कार्य कर रहा है। वो मेंटल एनर्जी जो है इन सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है।
तो ये जो मेंटल एनर्जी या जो मेंटल एबिलिटी कहिए, जो इन सारों में काम कर रही है या इन सारे फील्ड में जो हेल्प कर रही है, सारे फील्ड की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने क्या किया, वर्बल काम टास्क लीजिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी लीजिए, मैथमेटिक्स की एबिलिटी लीजिए, वर्बल एबिलिटी लीजिए, या फिर और कोई भी स्किल की जो भी आदमी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उन सारों में जो चीज कॉमन है या जो उनको प्रोपेल कर रही है या उसके अंदर जो ताकत छिपी है, वो है जी फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने इस फैक्टर का बल दिया और इन्होंने इसी को ही इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस माना। इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी को उन्होंने जी फैक्टर को ही मेंटल एबिलिटी माना। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने सर एक क्वेश्चन सर पूछना था, हमको छोटा सा डाउट था सर। सर ये जो फ्री एसोसिएशन आप बताए थे ना, जो फ्रायड करते थे, उसको हिंदी में क्या सर स्वतंत्र साहचर्य बोलते हैं? मुक्त साहचर्य या स्वतंत्र साहचर्य, मुक्त साहचर्य बोलते हैं, मुक्त साहचर्य। अच्छा, हमको ना लिखा होता है ना, तो हमको वो कंफ्यूजन हो रहा था कि ये तो फ्री एसोसिएशन, हमको लग रहा था कि ये जरूर फ्री एसोसिएशन ही होगा। हाँ, मुक्त साहचर्य विधि, ऐसा ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि सारे मेंटल वर्क जो हैं या जो मेंटल एबिलिटीज हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं या मनुष्य द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, उसमें जो निहित है, सबों में जो विद्यमान है, वो है जी फैक्टर। और यही जी फैक्टर जो है सभी कार्यों में हेल्प करता है, और यही जी फैक्टर जो है व्यक्ति का इंटेलिजेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का जी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, वो व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन के हिसाब से जिस व्यक्ति का जी फैक्टर जितना ही ज्यादा है, वह व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट है। हाँ, हालांकि उन्होंने अदर फैक्टर की बात की है, अदर फैक्टर्स भी हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं, अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज हैं, मैथमेटिक्स के एरिया अलग हैं, ठीक है ना, वर्बल यानी कि लैंग्वेज वाली लैंग्वेज स्किल की एरियाज अलग हैं, स्पेशल थिंकिंग के एरियाज अलग हैं, म्यूजिक एंड संगीत की एरिया अलग हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, इस बात को मान रहा है, उसको उन्होंने इस फैक्टर माना है। लेकिन इन सारी एरियाज में, इन सारी एरियाज का जो कॉमन है, इन सभी में लागू हो रहा है या इन सभी को क्रियाशील कर रहा है, वो जी फैक्टर। ठीक है ना? तो इन्होंने इस जी फैक्टर को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और उन्होंने व्यक्ति के इंटेलिजेंसिया को या इंटेलिजेंस को, मेंटल एबिलिटी को जी फैक्टर ही माना है। तो इस कारण से इनकी जो थ्योरी है, हालांकि इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है, अपना इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया तो उसके हिसाब से उन्होंने टू फैक्टर दिया, एक जी फैक्टर और एस फैक्टर। लेकिन इंटेलिजेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, यानी कि जो उत्तरदायी है व्यक्ति के बुद्धि के लिए, वो है जी फैक्टर। ठीक है ना? तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के लिए, उसके इंटेलिजेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है जी फैक्टर। तो जिस व्यक्ति का तो हम पढ़ रहे तो हमको जिस व्यक्ति का जी फैक्टर जितना ही ज्यादा होगा, वह व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट होगा, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। तो यह जो स्पीयरमैन का सिद्धांत है, यह एक्चुअली है तो टू फैक्टर थ्योरी, मगर किसी सिंगल एस्पेक्ट को ज्यादा बल दे रहा है, जी फैक्टर को ज्यादा बल दे रहा है। यानी कि बुद्धि में बहुत सारे बुद्धि के क्षेत्र नहीं है, बुद्धि के डिफरेंट एरियाज नहीं है, बुद्धि एक और केवल एक है, और इनके हिसाब से वो जी फैक्टर है। ठीक है ना? यानी कि मेंटल एबिलिटी एक सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर टर्म में इन्होंने यूज किया है मेंटल एबिलिटीज को। मेंटल एबिलिटीज के बहुत सारे डिफरेंट वो नहीं है, मेंटल एबिलिटीज इनके हिसाब से एक सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। आकांक्षा क्लियर है? यस सर। ओके, अब जो नेक्स्ट थ्योरी आया, तो इनके जस्ट लुइस थर्स्टन का थ्योरी है, और उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस केवल एक सिंगल मेंटल एबिलिटी नहीं है। इनके हिसाब से ये उनसे थोड़े अलग। सर इतना डिफरेंट क्यों लोग देता है? एक ही बात पे लोग राजी नहीं हो सकता है, जितने लोग उतनी तरह की थ्योरी। क्या है ये? ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, इतना सबकी सोच एक जैसी नहीं ना होती है, अगर इतना नहीं होती, बट स्टिल यार कम से कम कुछ चीजों पे राजी हो जाना चाहिए। स्टूडेंट तो थोड़ा कम बाहर पड़ेगा, थ्योरी पढ़ते रहो। साइकोलॉजी सब अपनी तरीके से थ्योरी दिए हैं।
और सब अपनी अपनी जगह लगभग सही है, सब एक दूसरे से एग्री भी करते हैं, इमिटेशन है। हाँ एक्चुअली साइकोलॉजी में इतनी वेरिएबिलिटी है कि एक स्ट्रेट थ्योरी बन ही नहीं सकता है। एक अगर स्ट्रेट थ्योरी बन जाए तो बहुत ही आसान है प्रिडिक्शन करना। हम आपको देख के थोड़ा सा बात करके बता दें कि आप कौन है, क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, अगर इतना आसान होता तो लेकिन बहुत ऐसा नहीं है, इतना हर ऐसा इंसान अलग अलग होता है। बहुत आपका एक छोटा कॉम्प्लेक्सिटी सा है। पॉलिथीन हर अगर गिर इंसान, गया, हाँ, छोटा हर सा हर पॉलिथीन। अलग अलग इतनी वेरिएबिलिटी है कि हमको वेरिएबल डिफरेंट अप्रोचेज दिखाई देते हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजी दिखाई देते हैं, डिफरेंट थ्योरी दिखाई देते हैं, और हमको सबको पढ़ना मजबूरी है कि हमें सबको पढ़ना है, सबको समझना है। और एक्सेलेंट ये है कि आप पढ़ के कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें, है कि नहीं, कुछ अपनी सिद्धांत बताएं, कुछ अपने वो बताएं, वो और वो आपका पढ़ने का एक वो रिजल्ट हुआ, एक प्रतिफल आपको। तो यहाँ पर अब हम स्पीयरमैन साहब के जो टू फैक्टर थ्योरी थे, जिन्होंने उसने जिसमें उन्होंने की जी फैक्टर को ज्यादा एम्फेसाइज किया और मेंटल एबिलिटी उसको बोला कि जो इंटेलिजेंस जो है वो जी फैक्टर है, ओवरऑल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं वो जी फैक्टर है। यहाँ पर उनसे डिसएग्री करते हैं लुईस थर्स्टन साहब, और इन्हें बोला कि इंटेलिजेंस इज मेनी थिंग्स। कह रहा है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही चीज नहीं होता है, इंटेलिजेंस वेराइटीज है, मेनी थिंग्स है इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो सिर्फ ये कह देने के लिए एक बंदा इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट हो गया, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट है तो किस एरिया में इंटेलिजेंट है, किस क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस है तो वो इंटेलिजेंस है, माने हर कुछ में इंटेलिजेंस है। या तो इनके हिसाब से कहते हैं कि देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया, क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ के अलग अलग इंटेलिजेंसिया है, अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए अलग अलग क्षेत्र डिसाइडेड, ठीक है ना। यानी कि मेंटल एबिलिटीज के मानसिक क्षमताओं के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इनका ये कहना है, ठीक है ना, लुईस थर्स्टन का। तो लुईस थर्स्टन वाज among the first and strongest opponent of Spearman's singular theory of intelligence। तो स्पीयरमैन की सिंगुलर According थ्योरी to का Thurston, जिन्होंने बताया कि मात्र intelligence एकल, should not हाँ, be understood as single एंड unified ability, but a neurons. नहीं सर, numerous numerous है ना? numerous distinct ability that have been little relationship, Thus, ठीक है। according to the Thurston, if you know how capable someone is regarding, say, मैं mathematics, पढ़ता हूँ मेधा physics, एक एक करके, ठीक है, sir, और बताऊंगा। तो तो यहाँ भी पर पढ़ देखो दो सकते तीन हैं। चीजें हैं। ये अपोनेंट, ये इन्होंने स्पीयरमैन के सिंगुलर थ्योरी का अपोज किया, और उन्हें कहा कि एक कोई कोई सिंगल जी फैक्टर से हम सिंगल जी फैक्टर से इंटेलिजेंस को नहीं बता सकते हैं। तो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप एबिलिटीज है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप डिस्टिंक्ट एबिलिटीज जो है एग्जिस्ट करती है, और उनके बीच रिलेशनशिप बहुत ही लिटिल है, बहुत ही कम रिलेशनशिप। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ठीक है, स्पीयरमैन साहब क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि सारे में एक कॉमन फैक्टर होता है। तो जब अगर व्यक्ति एक्सेल कर रहा है तो ठीक है, सब चीज में एक्सेल कर रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशंस है। अगर किसी एक फील्ड में एक्सेल कर रहा है तो सारे फील्ड में एक्सेल कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव कोरिलेशंस है। लेकिन सब में बराबर एक्सेल क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंट फील्ड है, किसी में ज्यादा, ठीक है, अच्छा सब में बेहतर किया है, लेकिन सब में बराबर नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि कुछ और भी चीजें हैं जो इसको रेगुलेट कर रही है, ठीक है ना। कुछ और भी चीजें हैं जो इसको रेगुलेट कर रही है। तो उनके हिसाब से मेंटल एबिलिटी जो है थर्स्टन के हिसाब से एक सिंगुलर नेचर की नहीं है, बल्कि डिफरेंट एबिलिटीज का डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, जिनके बीच कोरिलेशंस जो होता है वो मिनिमम कोरिलेशंस है, ठीक है ना। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदर एबिलिटी जैसे वर्बल स्किल्स में उतना ही बेहतर करेगा। तो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कवि होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लेखक, बहुत अच्छा कवि है, आप बहुत तो अच्छा मतलब कवि है, जरूरी कोई नहीं जरूरी नहीं कि कि अच्छा मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन। तो कहने का मतलब है कि इनके हिसाब से कि डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, ना कि एक सिंगल जी फैक्टर से हम मेंटल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना।
इन्होंने मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस का ये भी इन्होंने मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस जो है उस पर इन्होंने भी इनका भी योगदान रहा है इसमें, ये भी इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है इनके जो फैक्टर एनालिसिस थ्योरी जो दिया है, तो इन्होंने कहा कि जो भी इंटर रिलेटेड टेस्ट हैं, यानी कि जो भी एबिलिटी इंटर रिलेटेड है वो एक साथ ग्रुपिंग करेगी और ग्रुपिंग करके क्लस्टर का निर्माण करेगी और वो उनके बीच हाईली कोरिलेशन होगा और उनके बीच हाईली कोरिलेशन होगा और वो एक फैक्टर जो है वो एक फैक्टर के अंडर में वो हाईली एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। तो समझ में आ रहा है? नहीं, इनका कहने का मतलब है कि सिमिलर टाइप की जो एक्टिविटीज है या सिमिलर टाइप के जो टेस्ट हैं, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटीज हैं, वह एक दूसरे में हाईली कोरिलेटेड होंगे, ठीक है ना, वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होंगे और दे विल इट विल फॉर्म ए क्लस्टर, इट विल फॉर्म ए क्लस्टर एंड दैट क्लस्टर एक साथ जुड़ेंगे, एक ग्रुप में आएंगे और उस ग्रुप का एक सिंगल फैक्टर होगा, वो एक सिंगल फैक्टर के अंडर में ग्रुपिंग होंगे। जैसे अगर एक व्यक्ति मान लीजिए कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, उसके अंदर मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं बहुत अच्छा अलजेब्रा बढ़िया उसका है, ठीक है ना, उसके बाद उसकी ज्योमेट्री भी बहुत बढ़िया है, तो उसके बाद उसमें क्या है कि नंबर को अच्छी तरह से याद कर लेता है, नंबर को बढ़िया से मैनिपुलेट कर लेता है। तो कहने मतलब ये सारे सिमिलर नेचर्स की एबिलिटीज हैं, तो ये सारे सिमिलर नेचर की एबिलिटीज में बेहतर परफॉर्म करेगा, है कि नहीं, यानी कि मैथमेटिक्स रिलेटेड सारे टास्क में वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये मिलकर इस टाइप के सिमिलर टास्क मिलकर एक ग्रुप, एक क्लस्टर बनाएंगे और ये एक फैक्टर बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ एक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ यह जो एक फैक्टर हो गया, ये एक मेंटल एबिलिटीज को, यह एक प्रकार की मेंटल एबिलिटीज को इंडिकेट करेगा। उसी प्रकार से अदर चीजें, कोई लैंग्वेज में स्किल में है तो लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे उस पर वो बेहतर करेगा, तो वो मिलकर एक फैक्टर बनाएंगे। तो थर्स्टन के हिसाब से इस प्रकार के हमारे पास डिफरेंट क्या है फैक्टर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं और यहाँ पर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स यूज किया और फैक्टर एनालिसिस यूज किया और उन्होंने इस प्रकार से है जो 7 फैक्टर्स जो है निकाले पूरे मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज, सब फील्ड के मेंटल एबिलिटीज को इन्होंने टेस्ट किया और इसके आधार पर नतीजे में पहुंचे कि सारे जब ये ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग करने के बाद ये जो क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं, तो इस क्लस्टर फॉर्म करने के बाद जो फैक्टर निकला है, जिस फैक्टर के अंडर में ये क्लस्टर फॉर्म हो रहा है, वह उन्होंने ऐसे 7 फैक्टर्स बताए। टोटल कितने 7 फैक्टर बताए? 7। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 7 फैक्टर जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड, बहुत मिनिमम कोरिलेटेड है, यानी ये 7 फैक्टर एक दूसरे से भेद रखते हैं, इनके बीच जो है कोरिलेशंस जो है। तो दिख नहीं रहा 7 फैक्टर, क्या नहीं दिख रहा है? 7 फैक्टर हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो 7 फैक्टर हैं, ये 7 फैक्टर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। इन फैक्टरों के बीच जो कोरिलेशंस होगा वो पुअर होगा, लेकिन एक फैक्टर के अंदर जितने टेस्ट होंगे उनके बीच हाई कोरिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? यानी मैथमेटिक्स अगर हम एक मान लीजिए, इन्होंने इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर 7 उन्होंने फैक्टर बताए, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर दिखाए इन्होंने। स्पेशल बताया, एस से डिनोट किया, परसेप्चुअल स्पीड बताया, एक को पी से डिनोट किया है, नंबर है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ठीक है ना, इसको उन्होंने वर्बल रिलेशनशिप्स, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग, ये 7 उन्होंने फैक्टर निकाले, ठीक है ना। और इनका ये कहना था कि ये 7 मेंटल एबिलिटीज है हमारे पास, वो सिर्फ अकेला नहीं जिसको उन्होंने सिर्फ जी से वो कर दिया, ठीक है ना, जी फैक्टर नहीं है। हाँ जी फैक्टर नहीं है, बल्कि इतने सारे जो है प्राइमरी फैक्टर हैं। हाँ, अब हो सकता है कि मैथमेटिक्स के हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल टेस्ट हो, मगर वो सारे मैथमेटिकल टेस्ट जो होंगे वो इसके अंडर में आएंगे, ठीक है ना, यानी इस जो है मुख्य फैक्टर के अंदर में वो सारे ग्रुपिंग करेंगे, तो उनके बीच कोरिलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है, उनके बीच क्या होगा? कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। और इन सारे फैक्टरों के बीच जो होगा एक दूसरे से
रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे, पुअर कोरिलेशंस होगा, लेकिन इनके अंदर जितने भी टेस्ट्स आएंगे या इनके अंदर जो भी एबिलिटीज हम टेस्ट करेंगे जो इससे सिमिलर नेचर की होती हैं, उनके बीच हाई कोरिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये समझने का है मुख्य चीज कि हमारे पास सिर्फ एक ही मेंटल एबिलिटीज नहीं है, बल्कि 7 डिफरेंट एबिलिटीज हमारे यहाँ हमारे पास, और 7 अलग अलग है, और 7 अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्या है उनके अनुसार भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाएं अपने अलग अलग प्रधान कारकों द्वारा एक सूत्र में बंध कर अलग अलग समूह का निर्माण करती है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के मेंटल टेस्ट हैं, उन मेंटल टेस्ट में जो कुछ भी जिसके साथ कोरिलेशन है, सिमिलरिटी है, वह एक ग्रुप के अंदर वो फॉर्म हो जाएंगे, एक ग्रुप का फॉर्म करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से डिफरेंट टेस्ट जो है वो एक दूसरे से ग्रुपिंग किया उन्होंने, उनके बीच कोरिलेशन हुआ, कोरिलेटेड बन के उन्होंने एक एक फैक्टर बनाए, और ऐसे करके हमारे पास कितने फैक्टर बने? 7 फैक्टर बने। उन्होंने 7 फैक्टर को उन्होंने 7 फैक्टर देखा उसमें। ठीक है ना? तो ये जो था, अब देखिए दोनों ने फैक्टर एनालिसिस यूज किया, एक के हिसाब से अलग रिजल्ट है, दूसरे के हिसाब से अलग। तो दोनों के बीच एक प्रकार से समझ लीजिए कि थ्योरी में टग ऑफ वॉर टाइप है कि एक ने कहा कि नहीं भाई आया। नाउ अगर हम बहुत माइन्यूटली देखा जाए तो ये दोनों थ्योरी अपने अपने जगह सही है। हाँ, अगर इनकी बात करें तो ठीक है, ये इतने सारे हमारे पास मेंटल एबिलिटीज हैं 7 प्रकार के, लेकिन इन सारे मेंटल एबिलिटीज में स्टिल कोरिलेशन है। क्या है? स्टिल कोरिलेशन है। ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति का हाई इंटेलिजेंस लेवल है तो नेचुरली है कि इन सब में वो परफॉर्म करेगा, बेहतर ही परफॉर्म करेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, हो सकता है कि वर्ड फ्लुएंसी में वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करे, बाकी में थोड़ा एवरेज हो, लेकिन अगर परफॉर्म करेगा बेहतर तो लगभग सभी परफॉर्म बेहतर करेगा। तो एक तरफ स्पीयरमैन भी सही है और थर्स्टन भी सही है। थर्स्टन इसलिए सही है कि एक में बेहतर परफॉर्म क्यों कर रहा है भाई वो, इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में उसकी एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी बेहतर है कि नहीं? किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में उसकी एबिलिटी काफी अच्छी है। तो ये दोनों चीजें जो है एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है ना? तो बाद के जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने क्या किया कि इन दोनों थ्योरियों को कंबाइन करके, यानी कि इनकी स्पेसिफिक थ्योरीज को भी, स्पेसिफिक भी एग्जिस्ट करती है और एट द सेम टाइम जी फैक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस थ्योरी को कंबाइन करके बाकी थ्योरियों का मतलब कि डेवलप किया, और उसमें से आता है नाम हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का। इसका नाम आता है हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में। तो हायरार्किकल मतलब पता चल रहा है, हायरार्की दिया गया है, हायरार्की होता है ना, सबसे टॉप में कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसा होता है हायरार्की। ठीक है ना? तो इन्होंने हायरार्की मॉडल दिया है जिसमें कि इन दोनों के थ्योरीज को क्लब कर दिया गया, मतलब कि जी फैक्टर को भी रखा गया है और उसके नीचे जो है स्पेसिफिक फैक्टर को भी रखा गया। जी फैक्टर को सबसे टॉप में रखा गया, इसका मतलब ये है कि जी फैक्टर इन सारे फैक्टरों को गवर्न में एग्जिस्ट करता है। एट द सेम टाइम नीचे ये सारे स्पेसिफिक फैक्टर भी हैं जो अपने आप में यूनिक है। तो समझ में आ रहा है? yes. ना इन्हीं में बीच में एक और है जिनका नाम बहुत आता है इंटेलिजेंस थ्योरी में, इनको जानना जरूरी है, और इनका नाम है जेम्स कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्हें कम से कम बीच बचाव का काम किया इन्होंने। इनकी भी थ्योरी दोनों की थ्योरी से, दोनों के बीच की थ्योरी कर सकते हैं आप, जिन्होंने इसमें इन्होंने डाला है जेम्स कैटल। सर हमने उसको, इनको पर्सनालिटी में भी पढ़े थे ना? हाँ, पर्सनालिटी में कैटल का नहीं, इनका नहीं, वो दूसरा था उनका। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक मिनट थोड़ा सा। कुर्ता पजामा। तो कैटल
हाँ, तो हम लोग अब कैटल का थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो थ्योरी है कैटल की थ्योरी है, और लगभग इन्होंने उन दोनों के थ्योरी के बीच का रास्ता निकाला है। और इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो दो प्रकार के हैं इनके हिसाब से, और उनका नाम बताया इन्होंने। दो कंपोनेंट है एक्चुअली। जी फैक्टर को इन्होंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, ठीक है ना। स्पीयरमैन के जी फैक्टर को इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, और एक को बोला फ्लूइड एबिलिटीज और दूसरा बोला क्रिस्टल एबिलिटीज। क्या क्या बोला? फ्लूइड एबिलिटीज और क्रिस्टल एबिलिटीज, ठीक है ना। उनके काम को और एक्सटेंड किया आगे थोड़ा, और स्पीयरमैन के भी काम को कह सकते हैं, दोनों के बीच बीच का एक मध्य मार्ग है। और उन्होंने जो जी फैक्टर है उसको फर्दर उसमें दो भागों में, दो कंपोनेंट में बताया। जी फैक्टर्स को एग्जिस्ट करता है एक फ्लूइड एबिलिटीज के फॉर्म में, एक क्रिस्टल एबिलिटीज के फॉर्म में। What is fluid abilities? So fluid abilities कहिए, intelligence कहिए। Fluid intelligence refers to the efficiency of cognitive functioning, mental processing and reasoning ability, solving puzzles. Fluid intelligence जो है, ठीक है ना, fluid intelligence जो है ये किसको बोल रहा है? मेंटल प्रोसेसिंग को, यानी कि आप चीजों को कैसे प्रोसेस करते हैं, मेंटल प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, एंड हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में, या जो मेंटल प्रोसेसिंग में जिस इंटेलिजेंस का हम यूज कर रहे हैं वह हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सिचुएशंस आ गया, एंड यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, एंड उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उस प्रॉब्लम्स से कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पर जो आप इंटेलिजेंस के कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं वह आपका कौन सा कंपोनेंट है? फ्लूइड इंटेलिजेंस है। कोई रीजनिंग है, हाँ, कोई रीजनिंग एबिलिटीज, ठीक है ना। आप कोई रीजनिंग मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर आप अच्छे से सॉल्व करें तो फ्लूइड इंटेलिजेंस। हाँ, फ्लूइड इंटेलिजेंस कोई भी आप डे टू डेज के वर्क में भी आप कोई समस्या का समाधान में, तो जो आप मेंटल जो एबिलिटीज यूज कर रहे हैं वो आपकी फ्लूइड, यानी मेंटल प्रोसेसिंग में आप प्रोसेस जो चीजों को कर रहे हैं वहाँ फ्लूइड इंटेलिजेंस यूज हो रही है। रीजनिंग एबिलिटीज, रीजनिंग वाली जो एबिलिटीज है, एंड योर सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो आप मेंटल एबिलिटीज यूज कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं वह आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस। Then while crystal intelligence refer to the stored learning, crystal intelligence है stored learning, यानी कि आपने जो कुछ भी सीखा है, जो आपके पास लर्निंग के थ्रू जो कुछ भी स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है ना, लर्निंग के द्वारा, हो सकता है प्रैक्टिस के द्वारा, डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से, जो कुछ भी आपने सीखा है, दैट इज योर क्रिस्टल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो आपने ओवर द लाइफ टाइम में जो कुछ भी लर्निंग एक्वायर किया है, ठीक है ना, जो कुछ भी आपने सीखा है वह आपका जो है वो क्रिस्टल इंटेलिजेंस में आएगा, ठीक है ना। तो क्रिस्टल इंटेलिजेंस में आपकी वोकैबुलरी हो गई, आपकी जनरल नॉलेज हो गई, और ऐसे और भी सारी चीजें जो आप थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर प्रैक्टिस, थ्रू योर एक्वायरिंग नॉलेज, आपने जो कुछ भी गेन किया है नॉलेज, वो सारी चीजें आपके जो है क्रिस्टल इंटेलिजेंस में। तो बेसिक फर्क क्या हो गया? क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो है आपके अंदर, जो नॉलेज आपके अंदर आया है, या आपके एक्सपोजर से आया है। आप कैसे वातावरण में एक्सपोज हुए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, किस प्रकार की पढ़ाई हुई है, क्या किस प्रकार की चीजों को आपने पढ़ा है, यानी आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस आपको कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, आपके एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि यह जो नॉलेज है वो एक्वायर्ड नॉलेज है, ठीक है ना। अगर आपने संगीत में अपने आप को एक्सपीरियंस वो किया है, क्या किया है, अगर प्रैक्टिस किया है, लर्न किया है, तो आपका ये नॉलेज एक्वायर्ड। तो जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो लर्नड है, जो आपने सीखा है, ऐसे नॉलेज जो होते हैं वह जो है वो क्रिस्टल इंटेलिजेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्या कहते हैं, आपको कुछ भी जनरल नॉलेज पूछ दिया गया, आप तुरंत बता देते हैं, ठीक है ना। तो आपने लर्न किया है या आपने सीखा है, तो यह जो नॉलेज है आपकी, ये क्रिस्टल नॉलेज है। साइकोलॉजी आपने इतना दिन पढ़ा है, साइकोलॉजी आपके बारे में कोई पूछता है, आप साइकोलॉजी को बता रहे हैं, यह कैसी लर्निंग है आपकी? क्रिस्टल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। तो फिर ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, यह आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करता, लर्निंग पर डिपेंड नहीं करता है।
आपके पास कैसे चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे रीजन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, या कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस है। तो इससे फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो जेनेटिकल इनहेरिटेड होता है आपके अंदर, ये इनहेरिटेड है। आप इस प्रकार के इस एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, ये बेस है एक ढंग से आप कह सकते हैं, ठीक है ना, यह आपका बेस है। इस इंटेलिजेंस के साथ आप पैदा हुए हैं और इसका सहारा लेकर आप अपना नॉलेज को गेन करते हैं, यानी कि इस फ्लूइड इंटेलिजेंस का सहारा लेकर आप क्रिस्टल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो नॉलेज है वो एक्वायर करते हैं। यानी कि क्रिस्टल इंटेलिजेंस के लिए भी फ्लूइड इंटेलिजेंस जरूरी है, और फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है वह हमारा इनहेरिटेड होता है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस वह है जो हम थ्रू द एक्सपीरियंस, थ्रू आवर नॉलेज एंड उसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारा क्रिस्टल इंटेलिजेंस का पार्ट। कहते हैं कि जो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो 20 से 30 साल की उम्र में पीक पे रहता है, मतलब कि यह हाईएस्ट पे रहता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस 20 से 30 साल की उम्र में हायर पे रहता है और फिर धीरे धीरे ये डिग्रेड होता है, डिक्लाइन होता है, ठीक है ना। जबकि क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो होता है वह लगभग या तो स्टेबल या थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज ही करता है। थ्रू आउट लाइफ क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। सर हम अपने एक्सपीरियंस से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हाँ, जैसे कि आपका उम्र बढ़ते जाएगा तो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी रीजनिंग पावर कम हो जाएगी, आप नई चीजों को जल्दी नहीं सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब हमारे जैसे जो आप इतने अच्छी तरह से आज के डेट में बच्चे सीख जाते हैं आपको मोबाइल चलाना या कंप्यूटर चलाना, लेकिन वो एक ओल्डर एज के जो लोग होंगे वो उसको नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो उस चीज को उतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं या उतना हाई स्पीड से वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, बिकॉज उनका फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वहां पर अब क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है ना। तो ये उनके फ्लूइड इंटेलिजेंस के इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन उनका क्रिस्टल इंटेलिजेंस कम नहीं हुआ है। अगर वो जिस फील्ड में माहिर है वो और माहिर होंगे, ये जान लीजिए। अगर वो कवि है तो ऐसा नहीं है कि सारी कविता भूल गए वो। अगर वो अच्छा म्यूजिक प्लेयर है तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी सारी म्यूजिक एबिलिटीज खत्म हो गई है। वो म्यूजिक एबिलिटीज अगर ओल्डर भी होते जाएंगे तो उनकी म्यूजिक एबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर वो अच्छे लेखक हैं तो ओल्ड भी होते जाएंगे तो वो अच्छा लेखक रहेंगे, वो और भी अच्छा लेखक हैं और भी अच्छा अपना वो दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेखन के फील्ड में। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस घट जाएगा उनका उम्र के साथ, लेकिन क्रिस्टल इंटेलिजेंस उम्र के साथ नहीं घटेगा, बल्कि क्रिस्टल इंटेलिजेंस जो है वह उम्र के साथ इवन बढ़ता ही है, स्टेबल रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। फ्लूइड इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे, क्रिस्टल इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे। एट द सेम टाइम फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो इनहेरिटेड है, जेनेटिकली क्या कहते हैं इंडोर्ड है, जबकि क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्रू लर्निंग एक्वायर किया, इसको थ्रू लर्निंग एक्वायर किया, थ्रू एक्सपीरियंस एक्वायर किया है। जबकि हम फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम एक्वायर्ड है थ्रू और इनहेरिटेड जो है वो हमें मिला हुआ है, जिस लेवल का हमें मिला हुआ है उसको इंटेलिजेंस हमारा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो यहाँ पर जो अगर हम जितने थ्योरी देख रहे हैं तो उसमें अगेन जी फैक्टर जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो रही है जहाँ जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर भी बोल रहे हैं कि ठीक है, एक ओवरऑल मेंटल एबिलिटी होता है जो हर चीजों को रेगुलेट करता है। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी एक फील्ड में एक्सेल कर रहा है तो रेस्ट ऑल फील्ड में भी एक्सेल कर रहा है। इसका मतलब कि कोई चीज है जो कॉमन नेचर की है, वो कॉमन सेंस है, वो लॉजिकल पावर है, जो कुछ भी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फिगर है। एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज भी नजर आ रही है हमको कि भाई कोई लोग ठीक है बेस्ट तो सब में कर रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स में किसी ने खूब बढ़िया कर रहा है तो कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में खूब कर रहा है। इसका मतलब कि स्पेसिफिक एबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। लेटर ऑन फेज में जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया, दोनों को मिलाया, क्लबिंग किया और बोला कि ठीक है जी फैक्टर, हायरार्किकल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, और हायरार्किकल मॉडल जो है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि जी फैक्टर जो है वो सबसे